ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। देखिए इसे एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बोल रहे हैं 2000 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 2 बिलियन ईयर्स एगो, राइट, यानी 2 अरब साल पहले द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ। सबसे पहली सेलुलर लाइफ अपीयर्ड हुई अर्थ पर। कैसे बनी, क्या हुआ एग्जैक्टली देखिए कोई डेटा नहीं हमारे पास है, लेकिन ये एक कंसेप्चुअल और जो जितना डेटा मिला है, जितने रिसर्च हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। The mechanism of how non-cellular aggregates of giant macromolecules could evolve into cells with membranous envelope is not known। तो एग्जैक्टली हमको नहीं पता है कि जो नॉन सेलुलर जायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, जैसे डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, ये किस तरह से आपस में एग्रीगेट हुए और फिर एक सेल एनवलप बना और या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आया और फिर एक सेल बनी। इसके बारे में हमें सही से पता नहीं है, ये कहा जा रहा है। सम ऑफ दीज सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। इनमें से कुछ सेल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी थी, ये एबिलिटी थी कि वो ऑक्सीजन रिलीज कर सकते थे, मतलब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें। आगे लिखा हुआ है द रिएक्शन could have been similar to the light reaction in photosynthesis where water is split with the help of solar energy captured and channelized by the appropriate light harvesting complex। मतलब ये प्रोसेस लगभग वैसी ही थी जैसी कि क्या कहते हैं आज के समय में फोटोसिंथेसिस मॉडर्न प्लांट्स करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकेम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे वो मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म में चेंज होते हैं, मतलब यूनिसेलुलरिटी कन्वर्टेड इनटू मल्टी सेलुलरिटी। फिर 500 माया यानी कि लगभग 2000 साल पहले पहली सेल बनती है। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि 500 यानी 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। ठीक है, कब इनवर्टिब्रेट आए हैं? 500 मिलियन ईयर्स अगो, बहुत पुराना डेटा है, समझ लीजिए। ये बने और एक्टिव थे। फिर उसके बाद बोला जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो। अब इन्वर्टिब्रेट के बाद जॉलेस फिशेज आई हैं कितने साल पहले? 350 मिलियन ईयर्स अगो। देन सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, आप डेटा बस याद रखिएगा, ईयर याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा, आप लिखते जाएं। We are told that the first organism that invaded land were plants। ये बोला जा रहा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ तो वाटर में हुई, ये कंसेप्ट है, लेकिन ज़मीन पर सबसे पहले माइग्रेट करने वाला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो कौन था? प्लांट था। यहाँ पे बोला फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स। पानी से ज़मीन पर माइग्रेट करने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो थे वो प्लांट थे, और यही यहाँ पे ग्रोथ करते हैं। माइग्रेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि चल कर आए, इन्वेड वर्ड समझिए इसको। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड वेन एनिमल्स इन्वेडेड लैंड। ठीक है, ये पूरी तरह से फैल चुके थे जब एनिमल्स लैंड पर इन्वेड करते हैं। इन्वेड का मतलब अगर लिटरली देखिए तो आक्रमण करना होता है, लेकिन यहाँ आक्रमण नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, उनके फैलने की बात हो रही है। फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। ये ज़मीन पर आई विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, ठीक है, कुड मूव ऑन लैंड एंड देन वापस चली गई कहाँ? पानी में। दिस वॉज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो। ये कब हुआ था? 350 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 3 करोड़ 50 साल पहले। अगर हिंदी में इसको हम लोग बोलें तो 3 करोड़ 50 साल पहले। आगे क्या लिखा है? इन 1938 अ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपेंड टू बी अ कोलाकैंथ, प्रोनाउंसिएशन कोलकैंथ भी बोल सकते हैं इसे, विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। ये कहा जा रहा है कि 1938 में एक फ़िश मिली अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, जिसको ये माना जा रहा था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो 1938 में मिली। इसका नाम यहाँ पर ये दिया गया है, दीज एनिमल्स कॉल्ड लोब फिन्स। ठीक है, इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियंस दैट लाइव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। मतलब जो 1938 में कोलियोकांत नाम की फ़िश मिली थी, जिसे ये माना जा रहा था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसमें लोफिन्स पाई जाती थी, तो ये माना जाता है कि वो सबसे पहले एम्फीबियंस में इवॉल्व हुई, जो कि ज़मीन और पानी पे दोनों ही रह सकते हैं। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि एम्फीबियंस इवॉल्व किससे हुए हैं? फिशेस से इवॉल्व हुए हैं। देयर आर नो स्पेसिमेन
ऑफ दीज लेफ्ट विथ अस, देखिए ये साइड में दिख नहीं रहा है, एक्चुअली मुड़ी भी ज़्यादा है, मैं बोल देता हूँ, ऑफ दीज लेफ्ट विथ अस, इस समय हमारे पास ऐसा कोई भी स्पेसिमेन नहीं बचा हुआ है जिससे हम ये साबित कर सकें, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, लेकिन 1938 में वो मिला था. हाउएवर दीज वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स. मतलब ऐसा माना जा रहा है कि वो जो थे, जो एम्फीबियंस इवॉल्व हुए थे उस समय, वो आज के फ्रॉग और सैलमेंडर जो कि एम्फीबियंस हैं उनके एंसेस्टर थे. द एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स, यानी कि फिश से क्या बना एम्फीबियन, और फिर एम्फीबियंस से इवॉल्व हो गए क्या रेप्टाइल्स. एम्फीबियंस इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स में. सारे ही एम्फीबियन रेप्टाइल्स में इवॉल्व नहीं हुए, ध्यान रखिएगा. सारी ही फिशेस इवॉल्व नहीं हुई एम्फीबियंस में. फिशेस आज भी पाई जाती हैं, एम्फीबियंस आज भी पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स भी आज भी पाए जाते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखना है. कुछ जो थे वो इवॉल्व हुए. अब आगे क्या कह रहे हैं, दे ले थिक शेल्ड एग्स विच डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस. तो जो रेप्टाइल्स अंडे देते थे, उनके अंडे के चारों तरफ जो कवच होता है, यानी शेल जिसे हम लोग कहते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो थिक होता था और वो सूखता नहीं था. सन की रोशनी में वो फौरन सूख नहीं जाता था, जैसे कि एम्फीबियंस के केस में होता है. अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट, द टर्टल्स, टॉर्टोइजेस एंड क्रोकोडाइल्स. तो हमारे पास ओल्ड रेप्टाइल्स के केवल फॉसिल्स बचे हुए हैं, उनका कोई स्पेसिमेन नहीं है, राइट. आगे क्या करें, इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट, यानी कि अगले 200 मिलियन ईयर्स अगो, ध्यान दीजिएगा 20 करोड़ साल की बात पहले की बात हो रही है. ये जो डेटा है इनको याद रखना है, ईयरली आपको याद रखना है. क्या है आगे देखते हैं. डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस डोमिनेटेड ऑन अर्थ, यानी कि अगले 200 मिलियन ईयर्स एगो तक देखा जाए आज से, यानी जो बैक की कंडीशन की बात हो रही है, तो डिफरेंट शेप और साइज के जो रेप्टाइल्स थे वो अर्थ पर डोमिनेटेड थे. और आगे क्या बोल रहा है, जायंट फॉन्स जिसे टेडोफाइट्स कहते हैं वर प्रेजेंट, बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल्ड डिपॉजिट स्लोली. यानी कि बड़े बड़े फॉन्स जो टेडोफाइट्स जिन्हें हम लोग कहते हैं वो मौजूद थे, लेकिन फिर वो क्या हुए, ख़त्म हुए, और उन्होंने क्या बनाया, उनसे क्या बना, कोल्ड डिपॉजिट्स. धीरे धीरे कोल्ड डिपॉजिट, जिसे कोयला हम लोग हिंदी में कहते हैं या फॉसिल फ्यूल, उसमें वो कन्वर्ट हो गए. Some of these land reptiles were back into water to evolve into fish-like reptiles, probably 200 million years ago. जैसे ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है थियोसारस का, कि ऐसा माना जाता है कि कुछ जो रेप्टाइल्स थे वो वापस पानी में गए और इवॉल्व हो गए फिश लाइक रेप्टाइल्स में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया गया. और ये कब होता है, 200 मिलियन ईयर्स अगो, इसे याद रखना है. आगे क्या बोला जा रहा है, द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासॉर्स, the biggest of them, ट्राइनोसॉर्स, ठीक है, रेक्स, ट्राइनोसॉर्स रेक्स. तो उस समय जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड थे और साइज जिनकी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उसमें ये एग्जांपल दिया गया, वाज अबाउट 20 फीट इन हाइट एंड हैड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ. इनकी हाइट 20 फीट तक हो सकती थी और इनके टीथ काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते थे, डैगर लाइक टीथ, ठीक है, डैगर. About 65 million years ago, the dinosaurs suddenly disappeared from the earth. अचानक क्या होता है कि 65 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, राइट, 200 मिलियन ईयर्स एगो एकदम डोमिनेटेड थे. और उसके बाद ये डोमिनेटेड थे आगे 135 मिलियन ईयर्स एगो तक. लेकिन 65 मिलियन ईयर्स एगो क्या होता है कि अचानक डायनासोर्स ख़त्म हो जाते हैं अर्थ से. अब आगे क्या लिखा, वी डू नॉट नो द ट्रू रीज़न, हमको सच में नहीं पता है कि वजह क्या थी. कुछ का कहना है, सम से क्लाइमेटिक चेंजेस किल्ड देम, सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड्स. कुछ का कहना है कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ख़त्म हो गया, कुछ का ये कहना है कि ये इवॉल्व हो गया किसमें, बर्ड्स में. तो आप इवोल्यूशन का पैटर्न समझिए, फिश इवॉल्व हुए एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए किसमें, बर्ड्स में. ये यहाँ पे कहा जाता है. द ट्रूथ मे लाइव इन बिटवीन, सच्चाई इन्हीं दोनों के बीच में, या तो क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा या तो इवॉल्व हुए होंगे, यही कहा जा रहा है. हालांकि स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे, जैसे क्रोकोडाइल है, लिजर्ड है, जो उस समय के छोटे रेप्टाइल्स थे साइज के, वो आज भी मौजूद हैं. हालांकि बड़ी साइज के जो डायनासॉर्स थे वो ख़त्म हो गए, उनका कोई भी हमारे पास लिविंग फॉसिल नहीं मौजूद है.
डेड फॉसिल्स हमको मिलते हैं। अब आगे आते हैं, पहला मैमल्स कौन था, ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट मैमल वर शिव, छछूंदर हिंदी में कहेंगे। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज। मैमल्स वर विविपैरस एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबोर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी। तो मैमल्स जो थे वो विविपैरस थे उस समय, और जो बच्चे पैदा होते थे उनको प्रोटेक्ट करते थे मदर्स, और जो अनबॉर्न होते थे यानी कि जो पैदा नहीं हुए वो मदर बॉडी के अंदर यानी प्लेसेंटा में रहते थे, और वहाँ पर उनका प्रोटेक्शन होता है, जो आज के समय में भी हम लोग देखते हैं। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट। तो मैमल्स जो हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस लाइफ फॉर्म, जो पहले से मौजूद लाइफ फॉर्म थे या जो ख़त्म हो चुके थे, उनके कंपेयर में यहाँ पे इंटेलिजेंट थे और इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर, ठीक है, कोई भी खतरे को जल्दी भाप लेते थे, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते थे। देन क्या लिखा हुआ है, व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन मैमल्स टुक ओवर दिस अर्थ। यानी कि जब डोमिनेसी रेप्टाइल्स की कम हुई तो मैमल्स ने अर्थ पे डोमिनेसी अपनी कवर की। देयर वर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, मैं भी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता हूँ, बियर, रैबिट एटसेट्रा। Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. Due to same continental drift, pouched mammals of Australia survived because of lack of competition from any other mammal. ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी हुए, और ये भी कहा जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले पाउच्ड मैमल्स थे वो सरवाइव कर सके क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन नहीं हुआ ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जब जो कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग हुई, चेंज हुआ, एक महाद्वीप से दूसरा महाद्वीप अलग हुआ, तो उसके वजह से कंपटीशन कम हो गया। आगे आते हैं, लेट्स वी फॉरगेट सम मैमल्स लाइव होली इन वाटर, जैसे कि कुछ वेल्स, डॉल्फिन, सील, सी काउस आर सम एग्जाम्पल्स जो कि पूरी तरह से पानी में ही अडेप्ट हो गए। ये ऐसे मैमल्स हैं और आज भी पाए जाते हैं। इसमें से सी काउस और सील्स, सी काउस तो लगभग ख़त्म ही हो गई, और सील्स एक तरह से, या वेल्स, डॉल्फिन की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल की कैटेगरी में चल रहे हैं, इनका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एटसेट्रा आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं। You will learn about these in higher classes. The most successful story is the evolution of man, ठीक है, with language, skills and self consciousness, ऐसा माना जाता है, और हम लोग कहते भी हैं कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी है एवोल्यूशन ऑफ मैन की, जिन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल किया, स्किल्स और सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस वर्ड जो है वो अगर आप यूज़ करते हैं ह्यूमंस के लिए तो ये किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता जहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस हो। कॉन्शियसनेस पाई जाती है बट सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन में ही पाई जाती है, ठीक है। आगे लिखा है, अ रफ स्केच ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, देयर टाइम्स इन ऑन अ जियोलॉजिकल स्केल आर इंडिकेटेड इन, जो पीछे डायग्राम दिया हुआ है उसमें। तो ये हमने देखा कि पूरा अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन क्या है, कि कब कब क्या चीज़ें हो रही हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं है, लेकिन जो डेटा है उनको आप याद कर सकते हैं कि 2000 ईयर्स, मिलियन ईयर्स एगो पहली सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आती है, फिर उसके बाद इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, फिर फिश है, फिर उसके बाद एम्फीबियंस हैं, देन रेप्टाइल्स हैं, देन रेप्टाइल्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं अचानक से, और फिर मामल्स आते हैं, मामल्स कवर करते हैं उस पूरे डोमिनेसी को, जो डोमिनेसी बनाई थी रेप्टाइल्स ने, और फिर ये इवोल्यूशन का एक पैटर्न चलता रहता है, फिर इवोल्यूशन ऑफ मैन है। तो ये पूरी स्टोरी सच में एक अच्छी स्टोरी है। तो ये एनसीईआरटी वाइज हम लोगों ने समझ लिया।